आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का चौथा परिच्छेद, नई कोठरी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बस इसी तरह की बातें मैं मन में सोच रही थी और रो रही थी। इतने ही में जेलर साहब ने आकर मुझसे यूं कहा, बेटी दुलारी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे खोटे दिन गए और भले दिन अब आया ही चाहते हैं। तुम पर जगदीश्वर की करुण दृष्टि पड़ी है और तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य से बदला चाहता है। मेरे इतना कहने का मतलब केवल यही है कि एक बड़े जबरदस्त हाथ ने तुम्हें अपने साए तले ले लिया है, जिससे इस आफत से तुम्हारा बहुत जल्द छुटकारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बात यह है कि भाई दयाल सिंह बहुत पुराने और बड़े जबरदस्त जासूस हैं, और सरकार के यहाँ इनकी बातों का बड़ा आदर है। तब जबकि यही दयाल सिंह तुम्हें छुड़ाने के लिए उठ खड़े हुए हैं, तो मैं निश्चय कह सकता हूं कि तुम्हारा छुटकारा जरूरी ही हो जाएगा। और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो मैं सचमुच बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूं, और ये बात जी से चाहता हूं कि किसी तरह तुम इस बला से बच जाओ। मैं चुपचाप जेलर साहब की बातें सुनती रही। इतने में फिर वे यों कहने लगे, देखो भाई दयाल सिंह की बढ़ी चढ़ी ताकत का एक नया तमाशा तुम देखो। मुझे अभी मजिस्ट्रेट साहब का एक हुक्मनामा मिला है, जिसमें यों लिखा है कि दुलारी काल कोठरी से निकाली जाकर एक साफ अच्छी और बड़ी कोठरी में रखी जाए। उसे अब बेड़ी हथकड़ी हरगिज न पहनाई जाए, और उसके बैठने के लिए कुर्सी या चौकी और सोने के लिए चारपाई दी जाए। उसके पहरने ओढ़ने और खाने पीने के बारे में भाई दयाल सिंह जी जैसी राय दें वैसा ही किया जाए। हाँ, उसकी कोठरी के जंगलेदार दरवाजे में ताला जरूर लगाया जाए, और पहरे का भी काफी इंतजाम रहे। पर ऐसा कभी न होने पाए कि उस कैदी औरत को कुछ भी तकलीफ हो। अगर भाई दयाल सिंह उस औरत के पहरने ओढ़ने या खाने पीने के लिए कुछ दान के तौर पर दें, तो वो जरूर ले लिया जाए, और भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ जब चाहें तब उस कैदी औरत से मिल सकें। जितनी देर तक वो चाहें उतनी देर तक वे उस औरत के पास बेरोक टोक रह सकें और उससे बातचीत कर सकें, इत्यादि। लो, सुना तुमने? मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म की बानगी तुमने देखी। अब ये सब देख सुनकर ये बात तुम भली भांति समझ गई होगी कि भाई दयाल सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, और वे बड़ी भारी ताकत रखते हैं। जेलर साहब यहां तक कह चुके थे कि इतने ही में वहां पर दो औरतें आ गईं। उनकी ओर देखकर उन्होंने मेरी काल कोठरी का दरवाजा खोला और मुझसे यों कहा, दुलारी, ये दोनों भी कैदी औरतें हैं, लेकिन जात की हिंदू अर्थात कहारने हैं। आज से ये तुम्हारी टहल चाकरी करेंगी, इसलिए इनके साथ तुम कुएं पर जाओ। ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह नहला धुलाकर उस कोठरी में ले आवेंगी, जिसमें कि अब से तुम्हें रहना होगा। यों कहकर जेलर साहब ने एक नई मोटी और सफेद धोती उन दोनों औरतों में से एक के हाथ में दे दी और मुझे उन दोनों के साथ विदा करना चाहा। पर जरा मैं ठिठकी रही और जेलर साहब से यों कहने लगी, हाँ, कई दिनों से, अर्थात उस दिन से जिस दिन की मुझे फांसी की सजा हुई थी, मैं नहाई नहीं हूं। इसीलिए मैं नहाना तो अवश्य चाहती हूं, पर मुझे अपनी टहल चाकरी के लिए किसी टहलने की आवश्यकता नहीं है। साथ इसके मैं नई धोती अभी पहनना नहीं चाहती, जिसे कि आपने अभी इस कहारी को दिया है। इसलिए इस धोती को आप वापस ले लें। हाँ, नहाने के लिए मुझे अवश्य हुक्म देवें। ये सुनकर जेलर साहब ने मेरे साथ बड़ी हुज्जत की, पर जब नई धोती पहनने के लिए मैं जरा भी राजी न हुई,
तो उस धोती को उन्होंने उस कहारी से ले लिया और मुझे उन दोनों के साथ नहाने के लिए विदा किया। यद्यपि मैं उन कहारिनों को भी अपने साथ नहीं लिया चाहती थी, पर मेरी ये बात नहीं मानी गई और मैं इन दोनों के साथ एक ओर चली। साथ साथ पर जरा दूर दूर बंदूक लिए हुए दो कांस्टेबल भी मेरे पीछे पीछे चले। मुझे वे दोनों कहारने एक कुएं पर ले गईं, जिसके बगल में एक जाफरी टट्टी की पर्देदार कोठरी बनी हुई थी। उसी कोठरी में ले जाकर उन दोनों ने मुझे खूब नहलाया, और जब मैं नहा चुकी तो मैंने वही कपड़ा फिर पहन लिया जो कैद होने पर मुझे पहराया गया था। फिर वे दोनों मुझे जनाने कित्ते की ओर वाली उस कोठरी के पास ले आईं, जो अब मेरे रहने के लिए ठीक की गई थी। मैंने उस कोठरी के पास आकर क्या देखा कि जेलर साहब वहां पर मौजूद हैं। मुझे देखकर जेलर साहब ने उन दोनों औरतों और कांस्टेबलों को तो वहां से विदा किया, और मेरे साथ वे उस कोठरी के अंदर घुसे। ओह! उस कोठरी के अंदर घुसते ही मैंने क्या देखा कि वो 6 हाथ की लंबी चौड़ी एक चौकोर कोठरी है, और उसकी पाटन भी 6 हाथ के लगभग ऊंची है। उसमें केवल एक ही ओर लोहे का छड़दार मजबूत दरवाज़ा था। इस कोठरी में एक तरफ एक तार वाली लोहे की चारपाई बिछी हुई थी, और उस पर 2 अच्छे विलायती कंबल रखे हुए थे। एक तरफ एक चौकी के ऊपर पानी की सुराही और गिलास रखा हुआ था, और इसी चौकी पर कई तरह के फल, मिठाइयाँ और ताज़ी ताज़ी पूरियां भी रखी हुई थीं। एक तरफ 2 कोरी धोतियां भी रखी हुई थीं। पलंग के अलावे मेरे बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी भी वहां पर पड़ी हुई थी, और कोठरी के बाहर 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। अरे, मेरे ऐसी खूनी औरत के लिए, जिसे कि फांसी की सजा का हुक्म हो चुका है, इतनी तैयारियां की गई हैं। क्या भाई दयाल सिंह का इतना बड़ा रुतबा है कि वे एक फांसी पर चढ़ने वाली औरत के वास्ते इतना कुछ कर सकते हैं? अस्तु बहुत देर तक मैं कुछ सोचने न पाई, क्योंकि जेलर साहब ने मुझसे यों कहा कि दुलारी, तुम जल्दी खाने पीने से छुट्टी पा लो, क्योंकि 10 बज चुके हैं और ठीक 11 बजे बैरिस्टर साहब तथा एक और अंग्रेज अफसर के साथ भाई दयाल सिंह यहाँ आ जाएंगे। यों कहकर जेलर साहब वहां से जाया ही चाहते थे कि मैंने उन्हें रोका और उनसे यों कहा, महाशय, तनिक ठहर जाइए और मेरी एक विनती सुन लीजिए। ये सुनकर वे ठहर गए। तब मैं उनसे यों कहने लगी, महोदय, महीनों से मैं यहां पर हूं, इसलिए आप इतने दिनों में मेरे स्वभाव को भली भांति जान गए होंगे। देखिए, अपने पिता के मरने के बाद जब मैं घर से विदा हुई थी, तब दूसरे गांव में जाने पर मुझे एक चौकीदार ने दया करके दूध पिला दिया था। इसके पीछे जब मैं कानपुर की कोतवाली में आई, तब वहां पर भी बराबर दूध ही पीकर अपना दिन काटती रही। फिर वहां से मैं इस जेल में भेजी गई, और अभी तक यहीं पड़ी हुई हूं। यहां भी जिस दिन से मैं आई हूं, बराबर दूध ही पी रही हूं, और सिवाय दूध या पानी के अपने घर से चलने के बाद से लेकर आज तक कोई भी तीसरी चीज मैंने अपने मुंह में नहीं डाली है। तो फिर ये सब जानबूझकर भी आपको आज क्या हो गया, जो आपने मेरे खाने के लिए इतनी तैयारी की? आप तो ये बात जानते ही हैं कि जेल के अंदर आने पर जेल की रसोई खाने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा गया, पर जब 3-3 4-4 दिन तक केवल जल ही पीकर मैं रह गई, तब झक मारकर आप लोगों को मेरे लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर ये सब जानबूझकर भी मेरे चढ़ाने के लिए आज इतनी तैयारियां आपने क्यों की? क्या आपको ये विश्वास है कि जेल के अंदर रहकर मैं इन सब सुख की चीजों को कभी छूऊंगी भी? हाँ, ये आपको अधिकार है कि मुझे चाहे जिस कोठरी में रखें, पर जेल के अंदर मैं जब तक रहूंगी तब तक उसी ढंग से रहूंगी जिस ढंग से कि अब तक रही हूं। अर्थात मुझे खाने के लिए कुछ न चाहिए। हाँ, पीने के लिए दूध और पानी जरूर चाहिए। दूध मैं उसी तरह मिट्टी के बर्तन में पीऊंगी जिस तरह की अब तक पीती आ रही हूं। मुझे पहले की भांति नित्य कच्चा दूध मिलना चाहिए, और मेरे दूध में कभी भी मीठा न डालना चाहिए। पानी की एक लोहे की बाल्टी और एक टीन का गिलास मेरी कोठरी में जरूर रहना चाहिए, जैसा कि अब तक रहता आया है। इसलिए आप अपने ये सुराही, गिलास, पूरी, मिठाई और फलों को यहाँ से ले जाइए, और मेरे सोने के लिए जो चारपाई लाई गई है उसे भी यहाँ से हटाइए। मुझे बैठने के लिए चौकी की भी आवश्यकता नहीं है, और बढ़िया कंबल भी मुझे न चाहिए। बस केवल 2 मामूली कंबल बहुत हैं,
जिनमें से एक को मैं धरती में बिछा लूंगी और दूसरे को ओढ़कर जाड़े की ये रात काट डालूंगी। हैं? मेरे फेर देने पर भी फिर यहां पर ये दो दो नई धोतियां क्यों लाकर रखी गई हैं? हटाइए महाशय, इन सब चीजों को यहां से हटाइए, क्योंकि ये सब मेरे काम में कभी भी नहीं आने की। मेरी ऐसी और इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर जेलर साहब टुकुर टुकुर मेरा मुंह निहारने लगे और जरा ठहर कर बोले, बेटी दुलारी, तुम तो एक अनोखी लड़की हो। अरे भाई, आज ये जो कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, ये सब भाई दयाल सिंह के हुक्म और बैरिस्टर दीनानाथ के खर्च से किया गया है, और ऐसा करने की आज्ञा वे लोग आला अफसरों से ले चुके हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम ज्यादे हठ न करो और अपने सहायकों की हुई इस सहायता को स्वीकार करो। मैं बोली, नहीं महाशय, ये कभी नहीं होने का, क्योंकि अभी तक इस बात का कोई निश्चय नहीं हुआ है कि मेरा क्या परिणाम होगा, अर्थात मैं फांसी चढ़ूंगी या इस सांसद से छुटकारा पाऊंगी। तो जबकि अभी इसी बात का कोई निश्चय नहीं है, तब मैं अब इस चला चली की बेला, इन सुख के सामानों को जेल के अंदर कदापि ग्रहण न करूंगी। इसमें और भी एक बात है, और वो ये है कि मेरे पिता को मेरे यहाँ के दुष्ट नौकरों ने केवल गंगा में बहा दिया है और उनके उत्तरकाल का कुछ भी क्रियाकर्म नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में इस जेल के अंदर रहकर भी मैं इन सब चीजों को कैसे छू सकती हूं? सुनिए महाशय, मैं जो केवल दूध पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही हूं, ये क्यों? सुनिए, इसका एक कारण है, और वो ये है कि मैंने मन ही मन ऐसी प्रतिज्ञा की है और ऐसा व्रत किया है कि यदि भाग्यों से मैं इस जेल से जीती जागती छूट गई तो घर जाकर पहले मैं अपने पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध करूंगी, उसके बाद अन्न खाऊंगी। किंतु जब तक मैं वैसा नहीं कर लेती तब तक ब्रह्मचर्य से रहूंगी, केवल दूध पीऊंगी और धरती में सोऊंगी। इसलिए हे महाशय, आप मुझे अभागी की इस तुच्छ विनती को मान लीजिए और इस कोठरी में से इन सब चीजों को दूर हटाइए। मेरी ऐसी बातें सुनते सुनते दयावान जेलर साहब की आंखों में पानी छलक आया था। इसलिए उन्होंने दूसरी ओर मुंह फेर रूमाल से अपने नैन पोंछे और मेरी ओर बिना देखे ही यों कहा, ठीक कह रही हो दुलारी, तुम बहुत ही ठीक कह रही हो। वास्तव में जो कुछ तुमने कहा उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, और सचमुच तुम्हारी सी सुशीला लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। परंतु मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे जो कुछ भाई दयाल सिंह जी ने हुक्म दिया है मैंने वही किया। इसलिए अब जब तक वे मुझे दूसरी आज्ञा न देंगे तब तक मैं केवल तुम्हारे कहने से ये सब चीजें यहां से नहीं हटा सकता। इस पर मैंने यों कहा, अच्छी बात है, अब जो आपके जी में आवे सो आप कीजिए, क्योंकि इस कोठरी में अभी बहुतेरी धरती खाली बची हुई है, उसी में मैं बैठ या पढ़ सकती हूं। वे बोले, अच्छा, अब वे तीनों साहब आया ही चाहते हैं, सो उनके आने पर उनसे मैं तुम्हारी सारी बातें समझाकर कह दूंगा, और तब वे जैसा मुझे हुक्म देंगे वैसा मैं करूंगा। यों कहकर और दरवाजे में ताला लगाकर जेलर साहब वहां से चले गए और मैं खाली धरती में बैठकर अपने फूटे कर्मों के लिए आंसू ढलकाने लगी। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का चौथा परिच्छेद, नई कोठरी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।